India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader, that is Subhash Bose. He gave that spirit of this thing, courage. And see the poems that were written at that time for the Azad Hind Fauj. When he says, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कौम की है जिंदगी। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged. तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। Safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाएगा। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें सहाय साहब, यू आर देयर, कर्नल लक्ष्मी, नेताजी, जनरल भोंसले, कर्नल भगत, जनरल जुमान कियानी, जनरल अजीज अहमद, जनरल शाहनवाज खान एंड कर्नल गुलजारा सिंह। व्हाट ए डे! ये था वो दिन which is the forerunner of the provisional government, of the actual sovereign government. अगर वो लोग तो मानेंगे नहीं, वो माने ना माने, हिस्ट्री तो मानेंगी। हाँ, हिस्ट्री तो मानेंगी। We will live taller when we are no more. अभी भी तो देख लीजिए, 50 वर्ष लगे हैं, तो तब हमको मानने लगे, नहीं तो we have been absolutely in the desert blues. कोई नहीं था जानता, गली का कुत्ता क्या जानता था हमें, उसको भी नियरेस्ट पोस्ट जो था वो ज्यादा अच्छा। लाल किले में उस दिन अदालत बुलाई गई थी। आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों पर मुकदमा चल रहा था, मुकदमा जिसका हासिल सबको पता था। इन 3 अफसरों और फांसी के बीच खड़ा था एक वकील जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जिंदगी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी। वो वकील जो कभी कांग्रेस का बड़ा नेता हुआ करता था और जिसे कांग्रेस ने दगाबाजी के इल्जाम में किनारे लगा दिया था। इसके बावजूद जब बुलावा आया तो 68 साल का वो बुजुर्ग एक बार फिर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और काले कोट और लाल पगड़ी में लाल। वरिष्ठ वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूलाभाई देसाई के जीवन में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक में उन पर धोखेबाजी का आरोप लगा तो दूसरी ने उन्हें हिंदुस्तान के लोगों का हीरो बना दिया। आज हम इन दोनों ही घटनाओं की बात करेंगे। बात 1940 की है। इसी साल 23 मार्च को मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार साफ कह दिया था कि उन्हें एक अलग मुल्क पाकिस्तान चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जिन्ना के खिलाफ थी। दोनों पार्टियों में तनातनी का आलम यह था कि कांग्रेस के लगभग हर फैसले का मुस्लिम लीग थे। इसी दौरान देसाई ने मुस्लिम लीग के दूसरे बड़े नेता लियाकत अली खान से गुप्त बातचीत शुरू की। इस बातचीत का मकसद भी जिन्ना को अलग देश बनाने से रोकना ही था। बताते हैं कि इसमें सहमति बनी कि आजादी मिलने के बाद जो अंतरिम सरकार बनेगी उसमें आधे सदस्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग से चुने जाएंगे। इसके अलावा 20% सदस्य अल्पसंख्यक होंगे। इससे पहले कि इस बातचीत को लेकर देसाई या लियाकत अली कुछ भी सार्वजनिक करते, 1945 के शुरुआती दिनों में इस गुप्त बातचीत की खबर मीडिया को लग गई और खबर पूरे देश में फैल गई। गांधी और नेहरू समेत कांग्रेस के सभी नेताओं का कहना था कि इस बातचीत के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उधर जिन्ना ने भी लियाकत अली खान को लेकर ऐसा ही बयान दिया।
आखिरकार भूलाभाई देसाई को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कांग्रेस के नेताओं ने उन पर पार्टी से दगाबाजी करने का आरोप लगाया। उन्हें कांग्रेस में अलग थलग कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के अगले चुनाव में उनका टिकट भी काट दिया गया और इसका कारण उनका बीमार होना बताया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भूलाभाई देसाई के करीबी और मशहूर वकील चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ का दावा था कि देसाई और लियाकत अली की गुप्त बातचीत के बारे में महात्मा गांधी को सब कुछ पता था। बहरहाल उस समय इस पूरे मामले ने भूलाभाई देसाई की छवि को खराब कर दिया। लेकिन इस घटनाक्रम के कुछ महीने बाद 1945 में ही इस नामी वकील के हाथ में एक ऐसा केस आया जिसने न केवल धोखेबाज होने का आरोप धो दिया बल्कि उन्हें देश का हीरो भी बना दिया। सेना प्रमुख औचनलेक को इस बात का भरोसा था कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब उनके झूठे गवाह आजाद हिंद फौज की क्रूरता के झूठे किस्से सुनाएंगे तो नेताजी की फौज के लिए बची कुची सहानुभूति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये पासा उल्टा भी पड़ सकता है। आजाद हिंद फौज के 3 कमांडरों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के सबसे बड़े वकीलों को मैदान में उतारा। इस टीम में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं आसफ अली जैसे नाम शामिल थे और इस टीम के मुखिया थे भूलाभाई देसाई। बताते हैं कि 68 साल के देसाई उस समय काफी बीमार थे। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकदमा लड़ने से साफ मना किया था, लेकिन फिर भी वे लाल किले पर पहुंच गए। शायद वे जानते थे कि दगाबाजी का जो आरोप उन पर लगा है उसे धोने का उनके लिए ये आखिरी मौका है। 5 नवंबर 1945 को मुकदमा शुरू हुआ। भूलाभाई देसाई ने कई दिनों तक पैरवी की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान भूलाभाई देसाई ने दलील देते हुए कहा, जापान से पराजय के बाद लाल किले की अदालत मीडिया और जनता दोनों के लिए खुली हुई थी। ऐसे में INA के किस्से देश में तेजी से फैले। अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना को लेकर जो दुष्प्रचार किया था उसकी पोल खुल गई। बताते हैं इस मुकदमे के जरिए ही देशवासियों को मालूम चला था कि आजाद हिंद फौज ने भारत बर्मा सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ कई जगहों पर जंग लड़ी थी और 14 अप्रैल 1944 को कर्नल S.A. मलिक की लीडरशिप में फौज की एक टुकड़ी ने मणिपुर के मोरांग में तिरंगा तक लहरा दिया था। शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान उठे नारे, लाल किले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज ने उस समय मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन होने लगे। ब्रिटिश अदालत पर भूलाभाई देसाई की दलीलों और जन आंदोलन का दबाव पड़ा। 4 जनवरी 1946 को INA कमांडर सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद इन तीनों को 17 advocates, including Bhulabhai Desai. Bhulabhai was the leading counsel for the defense. Undeterred by poor health, Bhulabhai made an emphatic and passionate argument in defense of the charged soldiers. Bhulabhai Desai died on the 6th of May 1946. The Bhulabhai मैं झांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। I saw India through the eyes of an Indian. I was most impressed by Netaji's selflessness, his absolute devotion to his country, his frankness, and his refusal to bow before the Japanese wishes. I knew that in his hands India's honor was safe. He would never barter it away for anything else in the world. I found a leader and decided to follow him. For me, it was the greatest and most difficult decision of my life. मैंने फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की।
हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की। The safety, honor and welfare of your country comes first. Run! Your own ease and comfort will come last. You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. Fire! रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। हवाओं में वो आग है कि खोलते से ख्वाब है।